Okay, so dear students, in this class we are going to study Bohr's quantum condition of angular momentum and de Broglie hypothesis. बोहर ने जो अपना एटम का मॉडल दिया था उसमें एक एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन आई थी जो कि ऑर्बिट का साइज डिसाइड कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा। और वहीं पर दूसरी ओर एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी है जो कि किसी मूविंग पार्टिकल को एक वेव के साथ एसोसिएट करता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन है और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से बोहर क्वांटम कंडीशन को प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बोहर क्वांटम कंडीशन को रिकॉल कर लेते हैं। बोहर की क्वांटम कंडीशन कहती है कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है एंड लेट अस से दैट दिस इज आवर ऑर्बिट and let its radius is r, then electron will revolve in this orbit only if its angular momentum is equal to the nh upon 2 pi. This is your Bohr condition, right? And what is your L? L हमें पता है, L होता है mvr. So this is equal to nh upon 2 pi. Here this n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, where significantly this n represents the number of orbits, कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो बोहर ने बहुत सिंपल वर्ड में कहा था कि वही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होंगे या उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं अपनी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अगर कोई मूविंग पार्टिकल हमारे पास है तो वो वेव फॉर्म करता है जिन्हें कि हम लोग मैटर वेव कहते हैं। मीन्स एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। अब जैसे कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि इट विल फॉर्म अ वेव विच इज whose wavelength is given by lambda is equal to h upon p, that is h upon momentum of the particle, and you can see here this lambda is equal to h upon mv as p is equal to mv, right? ठीक है, h lambda is equal to h upon mv। अब हम इन दोनों कंडीशंस को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो हमें कुछ एक रिलेशन यहाँ पर मिलता है। देखिए कैसे, राइट। तो ये हैं दो इक्वेशन, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये आपकी बोहर्स मॉडल से आती है, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv है, ये आपके पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। ठीक है, आप यहाँ से h फाइंड आउट करो और इसमें पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा देखिए। बट यू विल गेट फ्रॉम हियर दिस एम्प्लाइज h अपॉन mv इज इक्वल टू लैम्डा, or from here you can have h is equal to lambda into mv. Substitute this value here, you will get mvr is equal to n into h. What is the value of h? हम इन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, lambda mv upon 2 pi, right? So m and m get cancelled, v and v get cancelled, you are left with r is equal to n lambda upon 2 pi. Shift this 2 pi from right side to the left, you will get 2 pi r is equal to n lambda. Now what is the 2 pi r? हमने यहाँ पर अभी देखा था कि ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और ये अगर कोई ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और r इसका रेडियस है, तो 2 पाई आर इसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज सरकमफ्रेंस हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर आपकी हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, राइट।
सो फ्रॉम हियर यू कैन सी वेरी इजीली दैट कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो सर्कमफ्रेंस या लेंथ है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा आती है। ठीक है, तो इसका मतलब वही ऑर्बिट आपके अलाउड होंगे जिनकी लेंथ वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म करेगा वो इंटीग्रल फॉर्म में वेव फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है जो कि पहले हमें शेल का नंबर बता रहा था वो अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स भी बताएगा। ये n हमें और क्या बताएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स, कि कौन से ऑर्बिट में कितनी वेव्स फॉर्म होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो एक वेव बनाएगा। मींस फर्स्ट ऑर्बिट वो ऑर्बिट होगा जिसकी लेंथ जो है 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो आपके पास 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा होना चाहिए। अब इसको समझ भी लेते हैं कि 2 लैम्डा का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऑर्बिट बनाते हैं, लेट अस से दिस इज योर ऑर्बिट, और इसका जो रेडियस है बच्चों वो हमने r ले लिया, तो इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो टोटल जो लेंथ है 2 पाई आर जो आएगी यहाँ पर दैट मस्ट बी इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज 2 लैम्डा। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है तो ये 2 लैम्डा होनी चाहिए। कैसे 2 लैम्डा होगी देखिए, राइट, सी हियर नाउ, एक वेव जो होती है कंप्लीट वेव वो इस तरह से बनती है हमारे पास, उसमें एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट लेंथ जो आती है वो हमारी वेव लेंथ लैम्डा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ से वेव आपकी स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये एक वेव लेंथ बन जाती है कंप्लीट, मीन्स 1 वेव लेंथ हो गई। अब यहाँ से आगे फिर से दूसरी वेव स्टार्ट हो गई, देखो ये इसका क्रेस्ट बना और ये इसका ट्रफ बना, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी ये दूसरी वेव बन जाती है, दैट इज दिस इज अनदर वेव लेंथ। तो ये वो ऑर्बिट है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अगर वो वेव्स बनाता है तो वो कितनी वेव्स बना रहा है, दैट इज मेकिंग 2 वेव्स, उसके साथ 2 वेव एसोसिएटेड है, राइट। तो इसका मतलब कि ये ऑर्बिट आपके लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए अलाउड होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, राइट। इसी प्रकार हम थर्ड ऑर्बिट के लिए भी कंडीशन देख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कोई ऑर्बिट है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो r आता है, और जब हम यहाँ पर 2 पाई आर कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए वो 3 लैम्डा आता है, दैट मीन्स ये आपका थर्ड ऑर्बिट होगा। किस तरह से, इसमें 3 वेवलेंथ जो है वो आपके पास बनेंगी, इसकी जो टोटल लेंथ है 2 पाई आर वो इक्वल टू 3 लैम्डा होनी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस किस तरह से बनेंगी। अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जो कि ऑर्बिट के लिए है, और इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर इक्वल हाफ पार्ट्स में हम लोग एक एक वेव जो है वो बनाएंगे। लेट अस से वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पहली वेव का क्रेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका ट्रफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड वेव स्टार्ट होगी, राइट, यहाँ से सेकेंड वेव स्टार्ट होती है आपकी, ये सेकेंड वेव का क्रेस्ट आ गया और यहाँ से फिर अंदर हो जाएगी और ये इसका ट्रफ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये इसका क्रेस्ट आ जाएगा और ये इसका ट्रफ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपने वेव यहाँ से स्टार्ट की थी तो इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक वेवलेंथ हो गई लैम्डा, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपकी दूसरी वेवलेंथ हो गई। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक ये आपकी थर्ड वेवलेंथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पास रेडियस आता है इसका दैट इज इक्वल टू द 3 लैम्डा, राइट। तो ये हमारे पास बोर्स क्वांटम कंडीशन है जो कि इसके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ड्राइव हो जाती है, या दोनों में यहाँ पर एसोसिएशन या रिलेशन भी आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, सिंपल एक बात समझ लीजिए कि बोहर मॉडल कहता है कि वही ऑर्बिटल अलाउड होंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई होगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होगा। इन दोनों कंडीशन से या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से इसको भी ड्राइव किया जा सकता है और यहाँ से इसको भी निकाला जा सकता है, राइट। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने कहा
बोहर ने तो पहले कह दिया था क्वांटम कंडीशन में कि वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर NH/2 होगा। और फिर आपके डी ब्रोगली ने कहा कि वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिनकी लेंथ जो है वो वेवलेंथ के बराबर होगी, दैट इज 2πr = NH होनी चाहिए। 2πr = n लैम्डा मीन्स वेवलेंथ का इंटीग्रल होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेव बनेगी, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 वेव्स फॉर्म होंगी, थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें 3 वेव्स फॉर्म होंगी, फोर्थ ऑर्बिट है तो उसमें फोर्थ ऑर्बिट फॉर्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो n था वो आपका नंबर ऑफ वेव्स बताता है। ठीक है, और इस n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 एक्सेट्रा इस तरह से आती है, राइट। यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, जिससे हमारे पास इक्वेशन है mvr NH/2π है। ठीक है, 2π को इधर ले लीजिए और mv को इधर ले लीजिए, क्या बनेगा देखो, 2π यहाँ पर आ जाएगा, वी आर रीअरेंजिंग द टर्म्स, 2πr = NH/mv। ठीक है, तो 2πr सरकमफ्रेंस हो गई आपकी, और NH H/mv क्या है, H/mv लैम्डा है, तो ये n लैम्डा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें वही बात मिल गई जो हम पहले स्टडी की थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बोहर्स क्वांटम कंडीशन एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, नाउ एट लास्ट वी टेक द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज जो बोहर का मॉडल था उसने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसे तो उसने डिस्कस कर दिया, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। या हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब है जिनका विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हीलियम लेते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आप हीलियम प्लस बना दें और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो उनका जो स्पेक्ट्रा था वो भी इसने डिस्कस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि क्यों बनता है। लेकिन अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच हैज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके पास लास्ट सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उनका जो स्पेक्ट्रा बना उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये बोहर्स मॉडल की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। सेकेंड ड्रॉबैक हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज का मान लीजिए ये एक हमें बामर सीरीज की लाइंस मिल रही हैं, हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, लेकिन जब इन्हें हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये लाइंस फर्दर डिवाइडेड थी इस तरह से, मीन्स इन लाइंस के अंदर और भी लाइंस थी। जब इनको हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप में देखा गया बामर सीरीज को या बामर स्पेक्ट्रम को, तो उसमें हमें लाइंस के अंदर और स्प्लिटेड लाइंस मिली। तो ये लाइंस क्यों बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, इसका भी बोहर जो था वो कोई रीजन नहीं दे पाया। दैट मीन इसे हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, दिस इज नोन एज अ फाइन स्ट्रक्चर। मीन्स इसके बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर में जब देखा जाता है तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर और सप्लिटेड होती हैं। ठीक है, तो उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी तरह से इसकी और भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे देखिए थर्ड लिमिटेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि आज के समय में प्रेजेंट टाइम में हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर थर्ड ऑर्बिट चला जाता है, सेकेंड ऑर्बिट आ जाता है तो उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बोहर ने ये तो कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, अपनी क्वांटम कंडीशन से, लेकिन कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट मींस बोहर कुड नॉट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये अब आगे फर्दर ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती, जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइंस बनी हैं, तो अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में ये स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसे हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं, जीमैन इफेक्ट, दिस इज नोन एज द जीमैन इफेक्ट, राइट। और अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो भी ये स्प्लिट हो जाती हैं, तो उसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये दो हमारे पास
इफेक्ट्स आते हैं, एक जीमैन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है? दीज आर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है और थोड़ी देर बाद अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये फील्ड जो लाइंस जो है ये 2 लाइंस में या 3 में डिवाइड हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाती हैं। इस तरह से एक लाइन से बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसे जीमैन इफेक्ट कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर स्प्लिटिंग होती है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो बोहर मॉडल की ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि वो इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जीमैन इफेक्ट क्यों होता है और स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है। तो ये हमारे पास बोहर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये +2 क्लास का एटम चैप्टर जो है वो यूनिट 7 का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।